जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि वीडियो के अंत में आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। उसमें निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। दुनिया का ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। यानी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। अब अगर हम लोग बात करें सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं के बारे में या उनसे संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में, तो मोटे तौर पर सामाजिक परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया है वो कई रूपों में स्पष्ट होती है, कई रूपों में प्रकट होती है, जिनमें उद्विकास, प्रगति, विकास या सामाजिक आंदोलन, क्रांति आदि की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि इन सामाजिक प्रक्रियाओं का सामाजिक परिवर्तन से सीधा सीधा संबंध होता है या कभी कभी इन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन का पर्यायवाची मान लिया जाता है। इस कारण से इन शब्दों को के अर्थ को लेकर के काफ़ी उलझने भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस उलझन का कारण एक कारण ये भी है कि जो प्रारंभिक समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में सामाजिक परिवर्तन और उद्विकास, विकास, प्रगति आदि को लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग में लाया है। तो इस कारण से कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास या विकास प्रगति की जो अवधारणाएं हैं वो एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए आज हम लोग बात करेंगे ये जो सामाजिक परिवर्तन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जिनमें 4-5 प्रक्रियाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सामाजिक उद्विकास, विकास, प्रगति, सुधार, क्रांति और सामाजिक आंदोलन की। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उद्विकास की। तो उद्विकास की अवधारणा का सीधा संबंध एक्चुअली जैविकी उद्विकास से है और उद्विकास की अवधारणा 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों में विशेष रूप से प्रयोग की जाती रही है। और जैविकी उद्विकास की अगर हम लोग बात करें तो जैविकी उद्विकास का जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले मानव के उद्विकास की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो किताबें हैं, एक किताब उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, आप सब लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप नोट कर सकते हैं इसको। पहली किताब है उनकी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो 1889 में प्रकाशित हुई, और दूसरी किताब है उनकी द डिसेंट ऑफ मैन, ये किताब 1863 में आई। तो इन किताबों में चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास की प्रक्रिया को, जैविकी उद्विकास की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। अब जैविकी उद्विकास की प्रक्रिया जो सरलता से जटिलता की ओर चलने वाली प्रक्रिया होती है और मोटे तौर पर ये प्रक्रिया जो प्राकृतिक चयन पर आधारित होती है, नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित होती है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये विशेषता होती है, डार्विन ने कहा कि प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति का अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष होता है और उस संघर्ष में जो योग्य होता है वही जीवित होता है और जो कमज़ोर होता है प्रकृति उसका वर्ण कर लेती है, उसका सिलेक्शन कर लेती है, उसको मार डालती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्रवरण की या प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया। तो चार्ल्स डार्विन के इस उद्विकासीय विचारधारा को हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में लागू करते हुए उन्होंने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को जन्म दिया। यानी समाजशास्त्र में उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया और इस कारण से हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर को
सामाजिक उद्विकास का जनक भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्विकास के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन का नाम आएगा। और अगर सामाजिक उद्विकास की बात होगी तो सामाजिक उद्विकास के जनक हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविकीय उद्विकास के समान, यानी जिस तरह से डार्विन ने जैविकीय उद्विकास की व्याख्या की, जैविकीय उद्विकास के नियमों को स्पष्ट किया, उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए, उन्हीं नियमों को अपनाते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की परिकल्पना निर्मित की। और उन्होंने कहा, स्पेंसर का ये कहना है या उनका ये मानना है कि जिस तरह से व्यक्ति का विकास होता है, मानव का विकास होता है, उसी तरह से समाज का विकास होता है। यानी समाज और सावयव, सावयव का मतलब एक जीव रचना, समाज और सावयव एक ही नियमों पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक उद्विकास को जैविकी उद्विकास से जोड़ करके व्याख्या प्रस्तुत की। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में ये जो सामाजिक उद्विकास की विचार की से संबंधित जो उनके विचार हैं, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है उसमें उन्होंने। और इस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बताने का प्रयास किया कि समाज एक सावयव की तरह से है और समाज और सावयव में किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं है, दोनों एक ही नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। यानी स्पेंसर का ये कहना है कि जैविकीय परिवर्तन की भांति ही सामाजिक परिवर्तन को भी कुछ आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण धीरे धीरे कुछ निश्चित स्तरों से गुजरती हुई प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो समाज होता है वो सरल अवस्था से धीरे धीरे परिवर्तित होकर के जटिल अवस्था में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि जो उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने से घटित होने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया से जो समाज है वो एक सरल अवस्था से धीरे धीरे जटिल अवस्था को परिवर्तित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये जो उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो कुछ निश्चित स्तरों से होकर के गुजरती है और ये धीमी गति से होती है। यानी जैविकास सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इस तरह से सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए स्पेंसर ने ये बताने का प्रयास किया कि उद्विकास परिवर्तन या वह गति है जिसके दौरान कोई वस्तु एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध समानता में बदल जाती है। यानी स्पेंसर का ये मानना है, उनका ये कहना है कि उद्विकासीय प्रक्रिया के दौरान जो प्रारंभ में जो वस्तु का स्वरूप अनिश्चित होता है, उसके विभिन्न अंग अवयवों में असंबद्धता होती है और उसका स्वरूप समानता पर आधारित होता है। लेकिन उद्विकासीय प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे उसके इस स्वरूप में अंतर आता है और वो वस्तु अनिश्चित से उसका आकार, उसका स्वरूप निश्चित होने लगता है। धीरे धीरे उसके विभिन्न अंगों में संबद्धता आने लगती है और वो समाज या वो जीव धीरे धीरे परिवर्तित होकर के सरलता से जटिलता में बदल जाता है। तो इस तरह से उद्विकास की प्रक्रिया को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किताब में विस्तार पूर्वक इसका उल्लेख किया है। उद्विकास की प्रक्रिया को अगर और अच्छे तरीके से हम लोग स्पष्ट करना चाहें तो इसकी कुछ विशेषताओं को हम लोग विशेषताओं का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। तो सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं या उनके लक्षण कुछ इस तरह से हैं। जैसे उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो सरलता से जटिलता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, यानी उद्विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है। उद्विकास की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक और स्वतः चालित प्रक्रिया होती है। ये नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर आधारित होती है और ये अपने आप धीरे धीरे उस वस्तु में निहित आंतरिक शक्तियों के क्रियाशील होने के कारण ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अपने आप चलती रहती है। और ये जो प्रक्रिया है
इसकी जो प्रकृति होती है वो अपेक्षाकृत धीमी होती है। यानी सामाजिक परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, उद्विकासी प्रक्रिया है, इसकी गति अपेक्षाकृत धीमा परिवर्तन होता है इसमें। और ये परिवर्तन क्रमिक या कुछ निश्चित स्तरों पर आधारित होता है। यानी उद्विकासी प्रक्रिया जो है वो कुछ निश्चित स्तरों से होकर के करके गुजरती है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरह से उद्विकास की प्रक्रिया एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे चौथे स्तर में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देना चाहें तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म से पूर्व वो माँ के गर्भ में आता है। वो जो भ्रूण है वो प्रारंभ में उसका जो स्वरूप होता है, उसका आकार प्रकार, उसका लिंग, उसका रूप रंग कुछ निश्चित नहीं होता है। धीरे धीरे उसके अंग भी स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता है वो विकास के परिणाम स्वरूप उसका आकार विकास के परिणाम स्वरूप उसका आकार प्रकार स्वरूप और उसके विभिन्न अंग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। उनके विभिन्न अंगों के बीच में संबद्धता आने लगती है। और वो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद पहले वो शैशवावस्था में रहता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, फिर युवा अवस्था में प्रवेश करता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है और फिर अंत में मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उद्विकास की या जो मानव के उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो कुछ स्तरों में शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से कई अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से होकर के वो गुजरता रहता है। एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया है जो है वो निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पीछे लौटने वाली कोई बात नहीं होती। यानी जो सामाजिक उद्विकास के जो विभिन्न स्तर हैं, ये विभिन्न चरण जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे सीढ़ी के एक जो पायदान होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इसी तरह से कई स्तरों में गुजरते हुए ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है और इसमें पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं होता। यानी जो पहला जो स्तर है वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक प्रमुख विशेषता उद्विकास की ये है कि उद्विकास एक निरंकुश प्रक्रिया है। निरंकुश प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया अपने आप निरंतर चलती रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों के ऊपर आधारित होती है। इसमें हम और आप किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस तरह से उद्विकास की जो विशेषताएं हुई कि जैसे वो सरलता से जटिलता में परिवर्तन की प्रक्रिया है, प्राकृतिक और स्वतः चालित प्रक्रिया है, ये क्रमिक स्तरों पर और धीमी गति से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है, विभेदीकरण पर आधारित प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में जो समाज का स्वरूप होता है वो विभेदीकृत होता है। यानी उसके जो अंग हैं, उसके जो इकाइयां हैं, उनमें धीरे धीरे जैसे जैसे उद्विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसके अंगों में विभेदीकरण होता चला जाता है और विभेदीकरण के साथ साथ पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती चली जाती है। यानी जैसे जैसे जटिलता में विकास होता जाता है, जैसे जैसे उद्विकास होता है जटिलता में वृद्धि होती जाती है और ये जो जटिलता है वो समाज का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उन इकाइयों के बीच में पारस्परिक निर्भरता में भी वृद्धि करती चली जाती है। यानी अगर जितनी जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट होती है। हाँ, एक चीज़ और है कि उद्विकास की प्रक्रिया के कुछ स्वरूप होते हैं। तो जूलियट स्टीवार्ड ने उद्विकास की प्रक्रिया के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिनका उल्लेख हम आपके सामने करना चाहेंगे। पहला स्तर उन्होंने बताया समरेखी उद्विकास, दूसरा है बहुरेखी उद्विकास और तीसरा है चक्रीय उद्विकास। समरेखी उद्विकास से आशय जूलियट स्टीवार्ड का यह है कि इस उद्विकास के अंतर्गत ये माना जाता है कि समाज का जो विकास होता है वो सीधी रेखा में होता है, एक निश्चित क्रम से हुआ होता है। और समरेखी उद्विकास की जो अवधारणा है उसके जो समर्थक विद्वान हैं उनमें अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन,
टायलर आदि जो हैं वो प्रमुख रूप से समरेखीय उद्विकासी विचारक हैं। अगर आप कहें तो जितने भी प्रारंभिक जो समाजशास्त्री हैं, जो समाजशास्त्र की प्रारंभिक अवस्था के जो विद्वान हैं, उन सारे विद्वानों का ये मानना है कि सामाजिक परिवर्तन की जो उद्विकासी प्रक्रिया है वो समरेखी होती है, यानी एक ही रेखा में निश्चित क्रम में हुआ होता है। दूसरा है बहुरेखीय उद्विकास। बहुरेखीय उद्विकास के जो समर्थक हैं वो खुद जूलियट स्टीवार्ड इससे जुड़े हुए हैं, और स्टीवार्ड का ये मानना है कि सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो उसका एक निश्चित क्रम ना होकर के उसके ढेर सारे अनेक क्रम होते हैं, वो बहुआरेखीय प्रक्रिया होती है। तीसरा स्वरूप है उद्विकास का चक्रीय या अनुवृत्त उद्विकास। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो हैं लेस्ली व्हाइट और गार्डन चाइल्ड। ये जो दो विद्वान हैं, लेस्ली व्हाइट और गार्डन चाइल्ड, इनका मानना है कि उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो घड़ी के एक पेंडुलम की तरह से, एक चक्र की तरह से चलती है, जिसमें उद्विकास कभी इधर तो कभी उधर, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो उतार चढ़ाव के ऊपर आधारित होती है। इसमें समाज में का जो विकास का जो क्रम है वो उतार चढ़ाव के ऊपर आधारित होता है, बनता बिगड़ता रहता है। तो अगर हम सामाजिक उद्विकास के उदाहरण का उल्लेख करना चाहें तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम उद्विकास का एक उदाहरण कह सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की तुलना में जो जाति व्यवस्था में जो विकास हुआ है उसमें जटिलता आई है। यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो सरल व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था है वो जटिल व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो जाति वर्ण व्यवस्था का उद्विकास होकर के वो जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुई। हालांकि बहुत सारे विद्वान हैं जो इस विचार को स्वीकार नहीं करते, और उनका ये मानना है कि जाति व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था का विकसित रूप नहीं है, जाति व्यवस्था अलग है और वर्ण व्यवस्था अलग है। अब हम लोग बात करते हैं विकास की। तो विकास की जो अवधारणा है वो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा की तरह से ही अधिक स्पष्ट नहीं है। यानी स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते कि विकास क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, हम इसको एग्जैक्टली डिफिनीशन इसकी हम नहीं दे सकते। निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक विकास जो है वो उसकी एक ये निश्चित परिभाषा है। मोटे तौर पर विकास की प्रक्रिया को हम लोग उस अवस्था से या परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ करके देखते हैं जिसमें जिसमें जो सामाजिक परिवर्तन है वो समाज को विकसित अवस्था की ओर ले जाता है। यानी समाज धीरे धीरे एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर विकसित होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो समाज को विकास की ओर आगे ले जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग विकास के नाम से संबोधित करते हैं। एक चीज़ ये जानना जरूरी है कि विकास की जो अवधारणा है वो एक तुलनात्मक अवधारणा है। तुलनात्मक अवधारणा का मतलब ये हुआ कि समाज में जो ये जो विकास की प्रक्रिया है वो विकास अलग अलग समाजों में इसकी जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग समाजों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में विकास को लेकर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भिन्न भिन्न है। शायद हो सकता है कि जिसको हम विकास कहते हों कुछ समाजों में उसको हम विकास नहीं मानते हों। जैसे आज की दुनिया में, आज के समाज में जो दुनिया भर में बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, समुद्र में से जो है वो तेल निकाला जा रहा है, या कह लीजिए कि विकास के नाम पे बहुत सारे अनगिनत कार्य किए जा रहे हैं। तो जिसको सरकार और जो हम लोग हैं वो विकास के नाम से पुकारते हैं, उसको विकास की संज्ञा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर ढेर सारे जो पर्यावरणवादी हैं, जो सामाजिक विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि ये विकास नहीं है, तथाकथित विकास नहीं बल्कि ये पतन है या ये प्रदूषण है। और वाकई में ये जो विकास है वो धीरे धीरे पारिस्थितिकी पतन की ओर भी हमको ले जा रही है। तो विकास और विकास को लेकर के जो लोगों के मन में वो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां होनी स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि विकास की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप विकास को परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई परिवर्तन समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों, लक्ष्यों या मानदंडों के ऊपर आधारित होता है तो उसे हम विकास कह सकते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो विकास की प्रक्रिया है वो सामाजिक मूल्यों से संबद्ध होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि समाज शास्त्र में जो विकास का आशय है वो सामाजिक विकास है, यानी हम लोग समाज शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विकास से हमारा जो तात्पर्य होता है वो सामाजिक विकास से होता है। और इसका प्रयोग विशेष करके औद्योगिकरण, नगरीकरण के चलते विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए वो होता है। यानी हमारे यहाँ जो विकास का मतलब ये हुआ कि जो समाज है वो एक विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो अंतर किया जाता है तो उस अंतर करने के आधार के रूप में हम लोग विकास का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक विकास, हाँ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास की बात भी उसमें जुड़ी हुई होती है। यानी अगर हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो उस सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भाव भी छिपा हुआ होता है, क्योंकि जब भी समाज में सामाजिक विकास होगा तो बिना आर्थिक विकास के सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो विकास के कुछ मापक हैं, सामाजिक विकास के कुछ सूचकांक हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता दी गई है, और उन्हीं मानदंडों के आधार पर जो अभी मैंने आपको बताया कि विकसित और विकासशील देशों में जो अंतर स्पष्ट किया जाता है, तो उन्हीं मानदंडों के आधार पर यह अंतर स्पष्ट किया जाता है कि कौन सा देश अभी विकसित समाज है और कौन सा देश जो है उसको वो विकासशील अवस्था से गुजर रहा है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सामाजिक विकास के 8 जो है वो मानव विकास सूचकांक निर्धारित किए गए हैं। इन सूचकांकों के द्वारा, इन संकेतकों के द्वारा, इंडिकेटर्स हैं ये, और इनके द्वारा ये तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि समाज में विकास की प्रक्रिया की गति और उसकी दशा और उसकी दिशा किस तरह से है। यानी वो समाज विकसित समाज हो गया है या फिर वो अभी विकासशील है या अल्प विकसित समाज है। तो सामाजिक विकास के ये सूचकांक जो 8 सूचकांक हैं यूएनओ के द्वारा, ये उसमें से पहला है जीवन यापन का स्तर, दूसरा है गरीबी का स्तर, तीसरा है शिक्षा का स्तर, चौथा होता है दबे कुचले लोगों के ऊपर उठने का अवसर, पांचवा है सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, छठवां है आर्थिक असमानता का स्तर, सातवां है स्वास्थ्य का स्तर, और अंतिम स्तर निर्धारित किया गया है जीवन प्रत्याशा। यानी जीवन प्रत्याशा का मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंसी ऑफ लाइफ एट द बर्थ, यानी हमारी जो औसत आयु है, अगर हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा, गरीबी का स्तर ऊंच जो है वो कम होगा, शिक्षा का स्तर उच्च होगा, और सामाजिक में जो समाज में सामाजिक कल्याण के का ढेर सारे कार्यक्रम चलाए गए होंगे, तो धीरे धीरे हमारे आर्थिक और स्वास्थ्य का स्तर भी उच्च होगा, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है, यानी हमारी जो औसत आयु है वो भी बढ़ जाती। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक विकास को निर्धारित करने के लिए ये 8 मापक या सूचकांक, इंडिकेटर्स निर्धारित किए हैं, जिनके आधार पर विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रगति की। तो प्रगति के बारे में जैसा आप जानते हैं कि प्रगति एक सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी अवधारणा है जो समाज के हित में या लाभकारी प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। यानी जब परिवर्तन अच्छाई की दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी दिशा को दर्शाता है जिसमें समाज कल्याण और सामूहिक हित की भावना छिपी हुई होती है। इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से समाज को एक निश्चित विकास के दिशा में ले जाया जाता है, और उस निश्चित दिशा में पहुंचने के बाद हम समाज को एक प्रगतिशील समाज या एक प्रगति पर आधारित समाज उसको संबोधित करते हैं। यानी प्रगति एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन है जो विकास की एक निश्चित दिशा को दर्शाता है, और इसमें अनिवार्य रूप से सामूहिक कल्याण और समाज कल्याण की भावना निहित होती है। अकबर ने इस प्रगति को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है।
इसलिए प्रगति जो है वो प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है, यानी जो समाज के, जो अभी मैंने आपको समाज के जो 8 सामाजिक विकास सूचकांक निर्धारित किया गया, तो उन सूचकांकों के आधार पर ये देखा जाता है कि समाज के जो मूल्य हैं, जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उन मूल्यों मानदंडों के अनुरूप किस स्तर तक हम विकास कर चुके हैं। यानी अगर उन लक्ष्यों को, उन मूल्यों को, मानदंडों को हम प्राप्त कर चुके हैं जो समूह कल्याण और सामाजिक प्रगति के ऊपर आधारित हैं, संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना पर आधारित हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम प्रगति की संज्ञा दे सकते हैं। प्रगति एक मूल्य सापेक्ष प्रक्रिया है और प्रगति को दूसरे शब्दों में हम वांछित उद्विकास भी कह सकते हैं। यानी एक उद्विकास जो है वो किसी भी दिशा में निरंतर होने वाला परिवर्तन होता है, लेकिन जब यही परिवर्तन सामाजिक मूल्यों और जो हमारे इच्छित लक्ष्य हैं उनकी ओर होने लगता है, तो इसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रगति जो है वो स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती। यानी स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ है, ये प्रगति अपने आप नहीं होता है। प्रगति को हम लोग जानबूझ करके जो समाज के कल्याण के लिए एक योजनाबद्ध तरीके को अपनाते हैं, इसलिए प्रगति जो है वो एक योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन होता है जो मूल्य सापेक्ष प्रक्रिया है। यानी वो सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है और उन्हीं मूल्यों की ओर, यानी जो समाज के निर्धारित मूल्य हैं, मानदंड हैं, उन मूल्यों की ओर होने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम प्रगति करते हैं। यानी जब एक समाज जो सामूहिक रूप से जो सामूहिक मूल्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उन मूल्यों, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो रहा हो, ऐसा परिवर्तन हो रहा हो समाज में, जो समाज में लोगों के हितों और उनके कल्याण को प्राप्त करने में सहायता उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रगति अच्छाई के लिए किया गया परिवर्तन होता है। अब हम लोग बात करते हैं सुधार की। तो सुधार के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि सुधार एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब समाज की जो परंपरागत व्यवस्था है उसको जानबूझ करके परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम सुधार कहते हैं। अगर हम भारत के विषय में बात करें, तो भारत में जो सामाजिक सुधार के जो आंदोलन चलाए गए, भारत में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा विवाह पे प्रतिबंध था, या अछूतों को लेकर के तरह तरह की जो भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सुधारवादियों के द्वारा, सामाजिक सुधारकों के द्वारा आंदोलन चलाए गए और उन आंदोलनों के माध्यम से समाज की विचारधारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से सुधार एक ऐसी समाज परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें हम परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को जानबूझ करके परिवर्तित किया जाता है। सुधार और सामाजिक आंदोलन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोग सुधार और सामाजिक आंदोलन को एक ही अर्थ में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वस्तुतः दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सुधार की जो प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कार्यक्रम या योजना होती है। लेकिन जो सामाजिक आंदोलन होता है वो एक सामूहिक प्रयास होता है और उसमें सामाजिक हित को बढ़ाने के लिए, समाज की समस्या को दूर करने के लिए पूरे समूह के द्वारा, संपूर्ण समाज के द्वारा सामूहिक रूप से मिलजुल करके प्रयास किया जाता है। और इस प्रयास में जो समाज की जो स्थापित परंपराएं हैं, उस स्थापित परंपराओं को बदलने का प्रयास किया जाता है। तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के स्थापित परंपराओं के विपरीत विचारधारा को जन्म देती है। अब अगर हम लोग बात करें सामाजिक सुधार की, तो डेविड आबली ने सामाजिक आंदोलनों को 4 भागों में बांटा। ये सवाल कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक आंदोलन के 4 जो स्वरूप जो है वो किसने निर्धारित किए हैं। तो डेविड आबली ने
सामाजिक आंदोलनों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है। एक रूपांतरकारी आंदोलन, दूसरा सुधारात्मक आंदोलन, तीसरा है मुक्ति आंदोलन और चौथे को उन्होंने वैकल्पिक आंदोलन कहा। रूपांतरकारी आंदोलन का मतलब ये हुआ कि उनका ये मानना है कि कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य समाज के जो बुनियादी जो सामाजिक ढांचा है उसको परिवर्तित करना होता है, और कभी कभी इस परिवर्तन करने के में वो लोग जो है वो हिंसा का रास्ता भी अपना लेते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को डेविड आबली ने रूपांतरकारी आंदोलन बताया। जैसे भारत में जो नक्सलबाड़ी आंदोलन है उसको हम लोग रूपांतरकारी आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। दूसरा सुधारात्मक आंदोलन। सुधारात्मक आंदोलन का आशय ये है कि जब समाज में कुछ सीमित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज में जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है तो हम उसे सुधारात्मक आंदोलन कहते हैं। जैसे भारत में जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज या जो सूफी आंदोलन चलाया गया वो इसी किस्म के आंदोलन कहे जा सकते हैं या माने जाते हैं। तीसरा है मुक्ति आंदोलन। मुक्ति आंदोलन का आशय यह है कि कभी कभी समाज में ऐसी बुराइयां फैल जाती हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे आंदोलन चलाए जाते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को ठीक रूप से बनाए रखने में सक्षम होते हैं, यानी जिनसे हमको सामाजिक व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से चलाने रखने में बनाए रखने में मदद मिलती है। जैसे रिश्वतखोरी भारत में एक गंभीर समस्या है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जिसको आप भारत की एक प्रमुख समस्या के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो समस्या है, ये जो पूरे संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक खतरा उत्पन्न कर रही है। तो अगर इस रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई एक आंदोलन चलाया जाए तो हम उसको मुक्ति आंदोलन कह सकते हैं। जैसे अंबेडकर के द्वारा जो अछूतों को ब्राह्मणों और मुल्लाओं के कुप्रभाव से बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, या कबीर पंथ जो है वो जो एक मुक्त आंदोलन, कबीर पंथ के द्वारा जो एक वैचारिक जो आंदोलन चलाया गया जिसमें छुआछूत या ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके समाज में एकरूपता स्थापित करने का आंदोलन चलाया गया, तो उस आंदोलन को हम लोग मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है वैकल्पिक आंदोलन। वैकल्पिक आंदोलन वह होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में आंशिक परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो आंदोलन है वो समाज के लिए नहीं चलाया जाता। ये सामाजिक कहते भले जरूर हम इसको सामाजिक आंदोलन, लेकिन ये एक्चुअली सामाजिक आंदोलन नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में कुछ सुधार करने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए लाया गया आंदोलन होता है। तो इसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है, ये पूरे समाज तक इसका दायरा नहीं होता है। इसका दायरा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होता है, संपूर्ण समाज तक इसका क्षेत्र नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी समाज में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज में जो व्यक्तियों में जो धूम्रपान या मादक द्रव्य व्यसन के लिए, जो शराबखोरी के लिए जो तरह शराब या ये बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों से, बुरी लतों से मुक्त के लिए ऐसे आंदोलन चला रही हैं जिनसे कि व्यक्ति जो नशे का शिकार हो गया है, जो अवसाद का शिकार हो गया है, तो उसको नशे से मुक्त दिलाया जाए, उसको नशे से, अवसाद से, धूम्रपान से या जो ऐसी जो बुराई उसने जो बुराई से जो ग्रसित है तो उस बुराई से उसको मुक्त किया जाए। तो इस परिवर्तन को हम वैकल्पिक आंदोलन की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैकल्पिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जिसमें हम कुछ व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रांति की। क्रांति जो है वो सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम होता है। यानी अभी तक जितने हम सामाजिक परिवर्तन के जो विभिन्न आयामों की चर्चा हमने आपके सामने अभी की है, उनमें क्रांति सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सशक्त माध्यम है क्रांति, जो परिवर्तन उत्पन्न करता है। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जिसमें कि क्रांति के द्वारा एक नवीन सामाजिक परिवर्तन या कह लीजिए कि एक समाज का जो मौलिक पुनर्निर्माण है उसको सक्षम किया गया, उसको निर्मित किया गया। तो समाज में
एक जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था के विपरीत उसके उलट एक नई व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो समाज का पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो सके, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्रांति की संज्ञा देते हैं। क्रांति के अंतर्गत ये विशेषता होती है कि क्रांति जो है वो हिंसात्मक आंदोलन होता है। ये हिंसा जो है वो क्रांति का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। यानी अगर उसमें हिंसा नहीं है, सामाजिक आंदोलन और क्रांति में यही अंतर है कि क्रांति में हिंसा का समावेश होता है, जबकि जो सामाजिक आंदोलन है वो हिंसक आंदोलन नहीं होता। यदि कोई आंदोलन ऐसा है जिसमें हिंसा नहीं है तो वो फिर वो सामाजिक आंदोलन है, और अगर उसमें हिंसा का समावेश है तो वो उसे हम क्रांति कहेंगे। और क्रांति के बारे में ये आपको पॉइंट नोट किया कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो क्रांति है इसके बारे में क्रांति कंपटीशन में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि क्रांति का जनक कौन है। तो क्रांति का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि क्रांति एक आवश्यक प्रक्रिया है, और क्रांति को लेकर के उनका कहना है कि क्रांति को लेकर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रसव पीड़ा के बगैर शिशु का जन्म नहीं होता है, उसी तरह से बिना क्रांति के सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। यानी अगर आप परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करने की बात सोचते हैं तो ये बिना क्रांति के संभव नहीं है। क्रांति के बारे में ये एक बात और आपको नोट करने की ज़रूरत है कि क्रांति के बारे में सर्वप्रथम व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया पेट्रिम सोरोकिन ने क्रांति का सबसे पहले व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इसलिए अगर आप कहें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रांतियों का सबसे पहले समाज वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो आप सोरोकिन का नाम ले सकते हैं। सोरोकिन ने एक किताब लिखी है द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन। इस किताब में जो 1925 में प्रकाशित हुई, इस किताब में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि क्रांति एक व्याधि की अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जो समाज में को पीड़ा देती है, लेकिन उस पीड़ा के परिणाम स्वरूप समाज में जो लोग हैं उन लोगों के व्यवहार और विचार और उनके विचारधारा में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सामाजिक बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन की के विभिन्न प्रतिमान हुए, उनमें आपने सामाजिक उद्विकास, विकास, प्रगति, क्रांति और सामाजिक सुधार आंदोलनों की चर्चा आपसे हुई। आशा है कि आप सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया के इन विभिन्न आयामों से आप परिचित हुए होंगे, आप इसका लाभ आपको लाभ इसका मिला हुआ होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई असुविधा हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप इसको सुन सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट टाइप करें, और आप बेल आइकन जो एक घंटी वाला निशान होता है उस घंटी वाले निशान को भी आप ज़रूर दबाएं, जिससे जो नई वीडियो हैं आपको मिलते रहें। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।